आज आरक्षण की बहस काफी तेज हो चुकी है और ये बहस शुरू कब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन या कहें कोटे के अंदर कोटा बनाने वाला जजमेंट दिया। दरअसल अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद राज्य सरकारों के पास क्या अधिकार हैं? राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। नमस्कार, मैं मोहित धरवारिया और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आरक्षण के बारे में। इसे क्यों लाया गया, कब लाया गया, इसको लाने का उद्देश्य क्या था और आज के परिप्रेक्ष्य में इसे किस तरह से दुष्प्रसारित किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरक्षण का विचार कैसे और कहां और क्यों आया। दरअसल भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है और यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर असमानता और भेदभाव का कारण बना। जाति के आधार पर कुछ वर्गों को समाज में सम्मान, संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार और व्यापार करने जैसे अधिकार दिए गए। वहीं समाज के कुछ वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संस्थानों से वंचित रखा गया, जिससे वे समाज के मुख्य धारा से कट गए। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ने समाज के हाशिए पर पड़े इस वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और समान अवसर प्राप्त कर सकें। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और अन्य नेताओं के साथ मिलकर सर्वसम्मति से आरक्षण की शुरुआत और विस्तार किया। संविधान के प्रारूप समिति ने एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण की अनुशंसा की। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में सीटें आरक्षित की गईं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की अनुशंसा की, जिसके आधार पर 1990 में सरकारी नौकरियों और बाद में शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। इसका उद्देश्य था ओबीसी वर्ग के उन लोगों को मदद करना जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए थे। समय समय पर आरक्षण संबंधित कई संवैधानिक संशोधन किए गए, जैसे 93वां संशोधन 2005 में किया गया, जिसके तहत ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। आरक्षण का मूल उद्देश्य उन वर्गों को मुख्यधारा में लाना था जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। यह एक तरह का सामाजिक न्याय है जो संविधान की प्रस्तावना में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों के तहत आता है, जबकि वहीं कुछ सामान्य वर्ग के लोग इसे एससी, एसटी और ओबीसी को मिली खैरात कहते हैं। वास्तविकता में या तो इन लोगों के पास जानकारी का अभाव है या फिर वे कूट राजनीतिक दृष्टिकोण के शिकार हैं, या फिर ये वे लोग हैं जो वास्तविक रूप में इन पिछड़े वर्गों को अपने समान देखना नहीं चाहते हैं। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आरक्षण को इस तरह के विरोधों का और आरक्षण के लाभार्थियों को इनसे मिले तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि आज के समय में आरक्षण जरूरी क्यों है। आज भी भारत में सामाजिक असमानता और भेदभाव जारी है।
खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में कई अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्गों के लोगों को आज भी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता है। आरक्षण इन वर्गों को अवसर प्रदान करता है ताकि वे समाज में समानता से जी सकें और अपना जीवन स्तर सुधार सकें। अक्सर लोग आरक्षण का अपने ही ढंग से व्याख्यान करते हैं। आरक्षण को अक्सर गलत तरीके से केवल कोटा सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जबकि इसका असल उद्देश्य समान अवसरों की व्यवस्था करना है। उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है जो पिछले कई वर्षों से तिरस्कार और भेदभाव के कारण समाज से कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। न कि इसका मकसद किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना है, बल्कि असमानता को दूर करना ही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आरक्षण के मुद्दे को कई बार राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है लोगों के ध्रुवीकरण होने की। इससे समाज में विभाजन की स्थिति, द्वेष भावना की उत्पत्ति होती है और गलतफहमियां फैलती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि आरक्षण अब आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उनका तर्क है कि जाति आधारित आरक्षण से सवर्ण गरीबों के साथ भेदभाव होता है, जबकि संविधान के अनुसार आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है। लेकिन सरकार ने उनकी चिंता को देखते हुए 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए भारत के संविधान का 130वां संशोधन भारत के संविधान अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधित किया ताकि 10% आरक्षण की अनुमति दी जा सके। कई राज्य मंत्रिमंडलों ने कानून को मंजूरी दी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसके विरोध में लगभग 20 अपील भी दी गईं। उनमें बताया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना और उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल न करना गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन करता है। और ये मामला कोर्ट में चलता रहा, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, और फिर 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ये कहते हुए सही ठहराया कि संशोधन में संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह सवर्ण वर्ण के लिए भी इकोनॉमिक वीकर क्लास आधारित आरक्षण लागू हो गया। अब इसके बाद तो सवर्ण वर्ण को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की मांग नहीं करनी चाहिए और ये मांग यहीं रुक जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कुछ लोगों का मानना यह है कि आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि कई वर्ग अब सक्षम हो चुके हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि अभी भी कई क्षेत्रों में सामाजिक असमानता और भेदभाव बनी हुई है। आज भी कई दलित और पिछड़े जातिगत भेदभाव का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। कभी घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने के नाम पर, तो कभी मूछें रखने के नाम पर, कभी पानी की मटकी को छूने के नाम पर, तो कभी इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर। लेकिन अब समस्या ये है कि इस भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आरक्षण की वास्तविकता और इसके उद्देश्यों के बारे में समाज में सही जानकारी प्रसारित की जाए। दूसरा, आरक्षण नीति में समय समय पर सुधार और पुनर्विचार होना चाहिए और केवल आरक्षण नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आरक्षण पर निर्भरता कम हो सके। हमारे समाज में समानता तभी आ सकती है जब सभी वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान मिले। इसके लिए हमें आरक्षण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार पर भी ध्यान देना होगा। आरक्षण की व्यवस्था तब तक आवश्यक है जब तक समाज में सभी वर्गों को समान अवसर और समानता नहीं मिलती है। इसे समाज में सुधार और समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि विभाजन के कारण के रूप में। आज के समय में आरक्षण से जुड़े कुछ प्रमुख उदाहरणों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आरक्षण का दुष्प्रचार किया जाता है और इनका आधार क्या होता है और इसके बारे में फैली गलतफहमियों का दुष्प्रभाव कैसे हो रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी
छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके तहत आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश के लिए कट ऑफ में छूट मिलती है, जिससे वे इन प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला ले पाते हैं। और इस बात को ये कहकर दुष्प्रसारित किया जाता है कि आरक्षित वर्ग के छात्र इन संस्थानों में केवल आरक्षण के कारण प्रवेश कर पा रहे हैं, वे योग्यता में पीछे हैं। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। प्रवेश के बाद इन छात्रों का प्रदर्शन और उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि उन्हें केवल अवसरों की जरूरत है और एक बार उन्हें मौका मिल जाने पर वे भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न नौकरियों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण। उदाहरण के लिए यूपीएससी की सिविल सेवा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में छूट मिलती है। और इसको भी यह कहकर गलतफहमी फैलाई जाती है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित नहीं होते और इससे प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। लेकिन यह धारणा गलत है। आरक्षण का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों को मौका देना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और वास्तविकता में इन उम्मीदवारों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को इसी तरह के मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है और उनकी क्षमताओं को कम आंका जाता है। आरक्षण के उद्देश्य और इसके परिणामों को समझने के लिए आज समाज में मौजूद इन उदाहरणों के अध्ययन महत्वपूर्ण है। आरक्षण की व्यवस्था की अभी भी उस समय तक जरूरत है जब तक समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता नहीं आ जाती। इसका उद्देश्य केवल पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है, न कि अन्य वर्गों के साथ भेदभाव करना। समाज में इस व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और इसके खिलाफ फैली गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता है। ये थी आरक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।